आपने टॉप 20 खबरों में 20 बड़ी खबरें देख ली। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान डर रहा था, घबरा रहा था, कैसे थर-थर कांप रहा था। यूं तो पाकिस्तान की कायरता के और इस तरह के नमूने आपने कई बार देखे और सुने होंगे, लेकिन आज आपको इन तस्वीरों के जरिए हम बता दें, समझा दें कि कैसे पाकिस्तान डर रहा था, घबरा रहा था और उसकी कायरता का सबूत एक बार फिर से सामने आ गया है। आपको याद होगा, वीर अभिनंदन की वीरता पर पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। अभिनंदन की वापसी हुई थी, देश उनके शौर्य और साहस के जज्बे को सलाम कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला मजबूरी में किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब कांग्रेस को सवालों का जवाब भी दिया है और कांग्रेस पर यह आरोप भी लगा दिया कि आपको देश की सेना पर भरोसा नहीं, बल्कि आपको तो किसी पर भरोसा नहीं है। आपने सेना के जज्बे पर सवाल उठाया है, लेकिन अब असलियत सामने आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी संसद में इस बात का जिक्र हुआ है कि अभिनंदन की घर वापसी, वतन वापसी आखिर पाकिस्तान ने कैसे दबाव में की थी। अभिनंदन का शौर्य सामने आया था और पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान का खौफ अब जाकर सामने आया है। हालांकि उस वक्त जब इमरान खान ने संसद में कहा था कि अभिनंदन को हम वापस वतन उनके भेज रहे हैं, तब लग रहा था कि शायद शांति दोनों देशों में चाहते हैं इमरान खान, इसलिए फैसला हुआ है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई पर पाकिस्तान डर से कांप रहा था, थर-थर कांप रहा था और पाकिस्तान को अंदर ही ये लग रहा था कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, इसीलिए अभिनंदन को वतन वापस भेजना चाहिए। बड़ी खबर और बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की कायरता का यह बड़ा खुलासा है। भारत के खौफ के चलते ही अभिनंदन की रिहाई की गई थी। पाकिस्तान को आखिर डर सता रहा था कि हिंदुस्तान की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। ये हिंदुस्तानी सेना का डर पाकिस्तान में साफ तौर पर दिखा और मोदी सरकार का खौफ भी पाकिस्तान में किस तरीके से है, ये आप समझ गए होंगे। पाकिस्तानी सांसद हैं एयाज सादिक, उन्होंने ही ये दावा किया कि उस वक्त जनरल बाजवा और कुरैशी आपस में बात कर रहे थे और भारत की तरफ से होने वाले हमले का जिक्र भी हुआ था। पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। बाजवा और कुरैशी जिस वक्त इस बात का जिक्र कर रहे थे और लग रहा था कि रात के 9 बजे तक ही कहीं हिंदुस्तान की तरफ से हमला ना हो जाए। हालांकि हमला नहीं होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान को यह डर था, जिसके चलते विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई हुई थी और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस जाने दें, वरना हिंदुस्तान हमला कर सकता है रात के 9 बजे तक। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ऊपर भले ही कितना भी दिखावा करे, लेकिन अंदर से उसकी गीदड़ भभकी कैसे निकलकर सामने आई, उसका डर, उसकी कायरता एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है। और अभिनंदन की घर वापसी को लेकर पाकिस्तान का यह बड़ा कबूलनामा है जो कि अब सामने आया है। और इसी पर पाकिस्तान के कबूलनामे पर जेपी नड्डा ने कांग्रेस से सवाल कर लिया है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि कांग्रेस के शहजादे को तो किसी पर भरोसा होता ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सेना का मजाक उड़ाया है। सेना के मनोबल को गिराने का काम वक्त पर कांग्रेस की तरफ से हुआ है। ये जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सवाल उठा दिया और कांग्रेस पर ही यह आरोप लगा दिया है कि देश की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वक्त पर सवाल पूछती है और सेना का मनोबल गिराने का काम करती है। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर सवाल साधा है और पूछा है कि आखिर क्यों आप सेना के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सेना का मजाक उड़ाया और अब सच्चाई देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पाकिस्तानी संसद में इस बात का जिक्र हुआ है कि अभिनंदन की घर वापसी किन हालातों में और किस सोच के पीछे हुई थी। थर-थर कांप रहा था पाकिस्तान। जनरल बाजवा और कुरैशी आपस में बात कर रहे थे, पांव उनके कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, माथे के पसीने के और बल के कारण ही अभिनंदन की घर वापसी हुई थी। और इसी पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये सच
जो दुनिया जाने और दुनिया के सामने आ चुका है। इसी पर चर्चा हम करेंगे। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। प्रफुल्ल बख्शी सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही मेरा होगा। यूं तो पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान की कायरता वक्त वक्त पर सामने आती रहती है, लेकिन वो तस्वीरें आज मेरे जहन में आ गई जब विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हुई थी। कोइंसिडेंटली उस वक्त मैं ही एंकरिंग कर रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आज जब पाकिस्तान का एक कबूलनामा सामने आया है, सीना 56 इंच का हो गया होगा आपका भी। बिल्कुल, देखिए ये जो आप कह रही हैं बात बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान का जब मॉरल स्टैंडिंग जब कमजोर हो गया है तो उनकी लीडरशिप के ऑटोमेटिकली पांव लड़खड़ाने लगे। अंदर की प्रॉब्लम आ रही है। उनको पता है कि उनकी आर्मी फेस नहीं कर सकती इंडियन आर्मी को, इंडियन ऑनस्लॉट को। इंडियन एयरफोर्स ने जो बालाकोट में करा था, अगर एक दो और वैसे कर देते तो उनकी अनेकों पर्सनैलिटी जमीन से उठ जाती। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डीमिंग डिस्क्रीशन द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको एक वो खूबसूरत सा अंजाम दें, जैसे कि कहे कि हम आपके साथ में रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, हम जिनीवा कन्वेंशंस को की इज्जत करते हैं, कन्वेंशन नंबर 3 ऑफ POW की इज्जत करते हैं। ये सारा कह के उन्होंने अपने सिर की बला उठा ली। तो ये पाकिस्तान बेसिकली एक बहुत वीक विकेट पे था और अभी भी है, और अब तो और भी उसके पांव लड़खड़ाने लगे, वो बाद में हम बात करेंगे। पर ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो जो दिन था उसको पाकिस्तान ने इस सूझबूझ के साथ अपनी इज्जत बचा ली और उन्होंने उस दिन बिल्कुल सही सलामत जो विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपने लिए एक टिकट कटा लिया था कि एटलीस्ट ये बला टली है और अब पीसफुल नेगोशिएशंस की बात हम कर सकते हैं। नेगोशिएशन की बात होगी। और पाकिस्तान ने हालांकि कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन याद है 27 फरवरी 2019 की ये घटना थी और विंग कमांडर अभिनंदन की तरफ से पहले F-16 फाइटर प्लेन जो पाकिस्तान का था उसे मार गिराया गया और फिर वो गलती से POK में पहुंच गए थे। मेजर अली, आज की ये तस्वीरें गर्व से सीने को चौड़ा भी करती हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान में रीढ़ नहीं है, ये बात भी एक बार फिर से साबित हो गई। पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी देना जानता है, असल में ताकत उसमें है नहीं, हिम्मत और जज्बा है नहीं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पिछले साल का वाकया पूरे देश को अच्छे से याद है और विंग कमांडर अभिनंदन के वीडियो और फोटो भी अच्छे से याद है कि माथे पे ना ही कोई शिकंज, ना ही कोई डर, ना ही कोई घबराहट, सिर्फ एक ही चीज उनकी जबान पे थी, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। और आप ही, जी हाँ बिल्कुल, आप उस टाइम पे एंकरिंग कर रही थी और उस वक्त मैं हिंदुस्तान के हर एक चैनल पे आके इसके बारे में मैं बोल रहा था उस टाइम पे। भाई ये है, हमको ये बात तभी मालूम थी, उसके बाद भी मालूम थी, और अब तो ये बात साबित हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, फॉर्मली ऑफिशियल हो गया है। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके पार्लियामेंट में कहा था, खुदा के वास्ते इनको जाने दो, 9 बजे हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा, तो जाहिर सी बात है ये उनका डर था। ये पाकिस्तान घबरा रहा था उस टाइम से, लेकिन उन्होंने वही डर अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, ये बोल के कि वो एक गुडविल जेस्चर था हमारी तरफ से, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। लेकिन जी नहीं, वो लोग घबरा गए थे, वो लोग डर गए थे। और उसी डर को कवर अप करने के लिए उनको उनके पास मजबूरी, उनके पास चॉइस ही क्या थी? कोई चॉइस भी वैसे भी अगर जिनेवा कन्वेंशन के तहत हम देखे जाए, अगर उसको प्रॉपर स्टडी करें तो हमें मालूम पड़ेगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वैसे ही छोड़ा जा सकती है। 1971 की जरूरत के बाद हमने 95,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान के लिए थे और हमने उनको सम्मान के प्रति वापस करा। उन्होंने हमारे 56 प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए थे, ठीक है। और आज तक उन 56 प्रिजनर्स ऑफ वॉर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। कोई कहते हैं अभी तक वो पाकिस्तानी डिटेंशन कैंप में सड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कोई वहीं पे मर गए। रेड क्रॉस सोसाइटी, UN की टीम्स आके उनके जेलों को इंस्पेक्शन कर गई, फिर भी कुछ मालूम नहीं पड़ा। अब पाकिस्तान कितनी भी शातिर चालें चढ़ ले, लेकिन अगर वो शातिर है,
हम उनसे ज्यादा शातिर हैं और हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान अकेले कोई दमखम रखता नहीं है, उसे हमेशा सहारे और सपोर्ट की जरूरत रहती है। और चीन जैसे देश जो मतलब निकालना बेहतर तरीके से जानते हैं, ऐसे देश ही पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पीछे से बैकअप देते हैं। यासिर जिलानी साहब, हालांकि जेपी नड्डा ने दुरुस्त फरमाया और सवाल भी कांग्रेस पर साथ दिया, लेकिन क्या हम ये कहें कि उधर तो जब विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर चर्चा चल रही थी, मीटिंग में इमरान खान पहुंचे तक नहीं, बाजवा और कुरैशी आपस में बात कर रहे थे, जो कि पाकिस्तानी संसद में अब जिक्र हुआ है कि पांव कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना था, माथे पर बल पड़े हुए थे। और इधर मोदी का देश, मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी के देश का ही खौफ था, मोदी की सेना का ही खौफ था, जो पाकिस्तान ने ये कह दिया कि अगर अभिनंदन को वापस नहीं भेजा तो हमला हो जाएगा, डर था। देखिए, कोई नीति नहीं, ये मुल्क है, ये पूरी दुनिया और भारत जानता है। और हमने हमेशा जब भी उस तरफ से किसी तरह की कोई कायराना हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश करी है, मुंह तोड़ जवाब हमने घर में घुस के दिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पे, चाहे पीछे जो भी आप इतिहास उठा के देखेंगे, जब भी युद्ध हुआ है पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तान ने हमेशा से दिया है। हमारे जो सेना का शौर्य है, हमारी जो सेना का साहस है, जो सेना अपनी ताकत रखती है, उसने दुनिया और भारत को दिखाया है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे है, हमारे विपक्ष के लीडर जो शहजादे कहे जाते हैं, उन जैसा बेशर्म और उन जैसी बेशर्म पार्टी मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में जब भी इस तरह की कोई बात और कोई चर्चा होती है तो हमेशा इस तरह का सवाल कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के शहजादे की तरफ से उठाया जाता है। और जब वहां के देखिए कि एक संसद है अयाज मलिक, जिसने संसद के अंदर खड़े होके अपने ही मंत्री के कांपते हुए पैर को देखा, अपने ही मंत्री के लड़खड़ाते हुए जुबान को सुना, अपने ही मंत्री के माथे पे पसीना देखा, और उन्हीं के संसद के अंदर ये बात पूरे जो पाकिस्तान के चुने हुए सांसदों के बीच में जब एक सांसद रख रहा था तो पूरे दुनिया को ये आवाज गई। लेकिन कब हमारे शहजादे को और हमारी इस विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस को समझ में आएगी कि भारत की जब अस्मिता और अखंडता पे कोई सवाल खड़ा करे तो आपको एक साथ खड़े होने चाहिए भारत की सरकार के साथ। और मुझे ऐसा लगता है जब सेना की बात हो तो पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उस पर सवाल उठाने चाहिए। दीपक झा, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एयर स्ट्राइक की बात हो, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो, ऐसे मुद्दों पर आपको लगता नहीं कांग्रेस को स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए? इफ बट कुछ नहीं, बल्कि सेना के साथ उनके सपोर्ट में हमें बयान भी देना चाहिए, और सवाल उठाने का तो मतलब दूर दूर तक होता नहीं। कांग्रेस इसी का एक तरीके से भुगतान कर रही है, इसीलिए बैकफुट पर है। रचना जी, देखिए बात क्या है, जब अभिनंदन का केस हुआ था उस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध किया था, किसी नेता का विरोध का बयान है तो बताइए, नहीं था। बेशरम भाजपा के नेता जो यासिर जिलानी बोल रहे हैं कि शहजादे बेशरम, मैं इनकी भाषा की तरह अमर्यादित भाषा नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान के साथ बोलूंगा, बड़े सम्मानित नेता है भाजपा के। लेकिन मैं बताता हूँ, आपने बेशरम बोला है, आप माफी मांगे यहाँ पे चैनल पे बैठ के। आप भारत के अस्मिता अखंडता पे जब सवाल खड़ा होता है तो आप शब्दों का ख्याल खड़े हो जाते हैं, शब्दों का ख्याल रखिए। हम टीवी डिबेट में हैं सर, आप दोनों ही दीपक जी भी और यासिर जिलानी जी भी, आप लोग टीवी पर हैं, आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, भाषा अगर आप अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं नहीं बोलूंगा जेपी नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष बेशरम, मैं नहीं बोलूंगा अमित शाह बेशरम है, मैं नहीं बोलूंगा प्रधानमंत्री जी बेशरम है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, वो हमारे देश की सरकार में है। मैं बात करता हूँ, जेपी नड्डा जी को आज क्या जरूरत आन पड़ी थी कि पाकिस्तान के कोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान, अरे मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे देश का रक्षा मंत्री, मेरे देश का गृह मंत्री, मेरे देश का प्रधानमंत्री एक
ट्वीट करता कि मैं यहाँ पे अभी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दूंगा हर मुद्दे पे, नहीं होता है। ये पाकिस्तान के इनका प्रेम क्या है? पाकिस्तान प्रेम भाजपा को हो गया है कि पाकिस्तान से लोग बुलवाते हैं जो है तुम पाकिस्तान से तारीफ करो, वो आप लोग जाते हैं बिरयानी खाने। चुप करिए, आप जैसे बेशरम लोग, आप जैसे बेशरम लोग खाते हिंदुस्तान के हैं, आपके मनीषचंद्र अय्यर का इतिहास उठा के देखिए। यासिर जिलानी जी, आप जैसे लोग चुप रहिए, आप चुप नहीं रहिए। रह मैं सकते, आपको जब आप बेशरम नहीं झूठ बोल रहा, बोलेंगे मैं तो आपको बेशरम नहीं बोलूंगा, मैं आपको गद्दार नहीं बोलूंगा, मैं आपको पाकिस्तानी नहीं बोलूंगा, और गद्दारी का जो पूरा मुसलमान बोलूंगा। आप वो कहाँ से आता है, वो आप सब लोग जानते हिंदुस्तानी हैं। हैं, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी सेना पर गर्व है, हर एक हिंदुस्तानी को आपको गर्व अपनी नहीं है, सेना पर सर्जिकल गर्व स्ट्राइक से है। लेकिन आप आप बातें। जैसे लोग जो है कि पाकिस्तान के पीठ के पीछे जाके बड़ी छिप बातें जाते हैं, करी, राहुल हर गांधी चीज से पे पूछ पाकिस्तान लेते का कि सपोर्ट क्यों उन्होंने चाहिए, हर सर्जिकल चीज पे स्ट्राइक आपको पे सवाल पाकिस्तान उठाया। का सर्टिफिकेट चाहिए। रचना जी, इनको चुप कराइए और इनको सुनने की हिम्मत रखिए, बोलिए अरे ये आप सुने। सच बोलने की हिम्मत कर जाती है। नहीं, हम एक सुर में बोलेंगे। सेना के जज्बे पर, सेना के शौर्य पर, सेना के साहस पर हम सबको गर्व है। दीपक जी, यासिर जिलानी जी, हमें सेना पर गर्व है। हम एक सुर में बोलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे हम कौन सी पार्टी से हैं। देशवासी एक साथ हैं, सेना के नाम पर एक साथ हैं। उनका मोराल हाई करने की कोशिश कीजिए, इस पर बहस मत कीजिए, इस पर बहस मत कीजिए। सेना के लिए हम कुर्बान हो सकते हैं, सेना हमारी हिफाजत के हाँ, लिए खड़ी है। हाँ, और कांग्रेस को इससे सीखना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, ये हमारे सेना के जवान बता सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलें होती हैं। सीमा पर जब 24 घंटे सातों दिन डटे रहते हैं, वो बता सकते हैं कि किस तरह के हालात होते हैं। हमारा आप बैठकर सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं किन मुश्किल परिस्थितियों से वो गुजरते हैं। उस पर सवाल उठाना दूर दूर तक कहीं से भी कहीं तक ठीक नहीं है, और कांग्रेस उसका भुगतान कर भी रही है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके के हालात फिलहाल हमारी सेना जिनसे गुजर रही है, वो पेन, वो दर्द सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उन चीजों से गुजरे हैं, मेजर शाह भी और आप भी। आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि खुद की रीढ़ नहीं है, रीढ़ में दम नहीं है? चीन जैसे देशों के साथ वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश भी करता है और ऐसे ही देशों पर उछलता भी है। ऐसे ही देशों के दम पर वो इस तरह की नापाक हरकतें करता भी रहता है, जो हम सीज फायर के उल्लंघन के तौर पर देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान को ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि उसके अंदर की शक्ति नहीं है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। एक रिलीजन के बेस के ऊपर वो कंट्री चल रही है। कभी रिलीजन के बेस पे एक देश नहीं चलाया जाता, ये कल्चर पे चलता है वहां का। तो उसको ये सब पता है, ये सब उसकी बात में प्रॉब्लम्स हैं। पर एक बात आप याद रखें, हम जो भाई बात कर रहे थे, देश की इज्जत की, फौज किस कठिन परिस्थिति से गुजरती है, मेरे को यही एक समय याद आ रहा है। ये शायद 12 या 14 की बात है, जब भारतीय सेना के ऊपर लांछन लगाया गया था कि वो कूडेटा कर रहे हैं और ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। हाँ। ये लांछन लगाया गया था कि एक जखीरा चला आ रहा है आगरा से, एक जखीरा आ रहा है, चला आ रहा है सिरसा से, इधर से, और ओवरथ्रो कर रहा है। एक कंपनी इधर से, एक कंपनी उधर से। जब सेना ने ये बात सुनी, हक्की बक्की रह गई कि ये मेरे देशवासी मेरे बारे में ऐसी बात कर सकते हैं। एक सैनिक सोचने लगा कि हम यहाँ जान दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, और वहां पे लोग बैठे हैं दुकानों के ऊपर और कह रहे हैं कि ये हमारे ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एटीट्यूड है, ये देश को लेके डूबेगा। जब तक ऐसे लोगों का मुंह नहीं बंद किया जाएगा, तब तक आपको सेना हताश रहेगी। इसलिए हमको बहुत सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि जब एक देश का बेटा सेना का जिल बुज़दिली, पाकिस्तान की कायरता, एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजना मजबूरी थी। पाकिस्तान को लग रहा था कि हिंदुस्तान रात 9 बजे तक हमला कर देगा, और हमले के डर से ही बाजवा कुरैशी ने यह डिस्कस किया, जिसमें इमरान खान पहुंचे तक नहीं थे, इस मीटिंग में पहुंचे तक नहीं थे। लेकिन फिर इमरान खान ये कहते हैं कि हम शांति के लिए, दोनों देशों की शांति के लिए विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की बात फिर पाकिस्तानी संसद में हुई थी। 4 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यासिर जिलानी बीजेपी प्रवक्ता, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर शाह,
जिस तरीके से पाकिस्तान बेपर्दा हुआ है, अब बेपर्दा तो वो पाकिस्तान के खुद के हालातों पर भी हो रहा है। पाकिस्तान में जो फिलहाल सियासी माहौल बिगड़ा हुआ है, इमरान खान के खिलाफ लगातार सड़कों पर लोग हैं, वहां की सेना है, पूरा विपक्ष है, आम लोग हैं। पाकिस्तान बेपर्दा हुआ है। इमरान खान अच्छे नेता नहीं है, ये बार बार पाकिस्तान कह रहा है, और इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जैसा नेता चाहिए। जी देखिए, पाकिस्तान जो है अपने ही कब्र खुद खोद रहा है। अंग्रेजी में कहेंगे दे हेडिंग फॉर देयर ओन डूम्सडे। अब आप देख लीजिए, कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। FATF में ग्रे एरिया में आ गया था, ब्लैक लिस्ट होते होते मतलब शायद ब्लैक लिस्ट भी हो जाए, क्या पता नहीं। उसके अलावा US ने, अमेरिका ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि हम इनको पैसे दें और ये अफगानिस्तान में हमारी सेना को वहां पे शहीद करें, हम ये कतई होने देंगे। पाकिस्तान अभी हिंदुस्तान में मिलिट्री एक्शन तो ले नहीं सकता, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, वो घुसपैठियों को ट्रेन करके सिविल ड्रेस में उनको हिंदुस्तान भेज रहा है उग्रवाद फैलाने के लिए। हाँ। मगर वो जानते नहीं है कि वो किन से पंगा ले रहे हैं। हम उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की थी, बट वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट। ये उरी फिल्म में भी बोला गया है, हिंदुस्तान एक पीस लविंग नेशन है, सब ये बात जानते हैं, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अब इमरान खान, अब 2 दिन पहले देख लीजिए इमरान खान कौन होते हैं कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनको खत लिख के कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है भैया, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम समझा लेंगे, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, दूसरों के मुल्क पे झांक के देख रहे हो, तभी तो संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के मुल्क पे क्या चल रहा है उसमें ज्यादा रुचि रख रहे हो। अरे अपने मुल्क को समझा लो। मेरा ख्याल से इमरान खान साहब क्रिकेटर ही अच्छे होते जब वो क्रिकेट खेल रहे होते, वो स्पोर्ट्समैन जब होते तब। अब देखिए, जब इमरान खान जब कैप्टन थे, उनके टीम के विकेट कीपर जो थे, उनके खुद के भांजे दानिश कनेरिया, उनके साथ ताज़ुब हुआ, पाकिस्तान में जुल्म हुआ, तभी उन्होंने अपने अगले पीढ़ी का नाम रखा दानिश, जो कि बहुत ही मुसलमान साउंडिंग नेम है, दानिश कनेरिया। अब दानिश कनेरिया ने खुद तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि उनके साथ पाकिस्तान में तासुब हो रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, अब हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने साफ कहते हैं, वो साफ कहते हैं वहां पे बहुत ही बाइकॉटेड सोसाइटी है, वहां पे तासुब होता है, और वो अपने ही डूम्सडे के लिए जा रहे हैं वापस। अब रही बात, एक मिनट, एक आपसे मैं बहुत टाइम ले लिया, जानता हूँ, आपसे बस 20 सेकंड और लूंगा। पाकिस्तान में बहुत डिवर्सिव सोसाइटी है, उनमें एकता नहीं है। आर्मी उनके IG को उठा के ले आ रही है, सिविल वॉर हो रहा है, आर्मी पुलिस पे गोलियां मार रही है, पुलिस आर्मी पे गोलियां मार रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन जैसा देश भी मिस करता है जो हिंदुस्तान की सेना करती है, जो हिंदुस्तान के नेता कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यासिर जिलानी सर, जिस तरीके से मोदी ने देश का नेतृत्व किया है, मोदी ने देश की सेना पर ध्यान दिया, फ्री हैंड दे दिया, सेना के खर्च को पहले से कई गुना बढ़ा दिया। अगर गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बाद खुद लेह में जाकर, खुद लद्दाख में जाकर सेना का मनोबल बढ़ाने का काम, इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं मोदी, इसीलिए पड़ोसी दुश्मन देश भी ये चाहते हैं कि मोदी जैसे नेता तो भैया हमें भी मिल जाएं। देखिए, अभी मेजर मोहम्मद अली शाह जो हमारे पैनलिस्ट हैं, बेहद तफसीर से उन्होंने पाकिस्तान की जो एक काला चेहरा है वो सामने रखा है। मोदी जी, देखिए हमारे वजीर आजम का क्या कहना है, हमारे वजीर आजम जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसको निर्वाह करने वाले हैं। उसमें हमारी सेना के शौर्य को बार बार जब भी उसके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत होती है, वजीर आजम ने लद्दाख में जाके आपने कहा, आपने अपने अभी बताया कि किस तरीके से दिखाया कि बीच में पहुंचे, और ये उन्होंने पिछले 6 सालों में कई बार किया है, और कई बार सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए सेना से उन्होंने डायरेक्ट संवाद को कायम किया है। तो ये किसी भी देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें भारत अपने आप को नंबर 1 रखता है, और भारत की जो प्रधानमंत्री, उनकी लोकप्रियता अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक। अब देखिए ना, मोदी के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क पे जिसकी बुनियाद मजहब के आधार पे हुई थी, उस देश में अगर मोदी के नारे लगते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी, उनका मशहूर होना, उनके काम करने का तरीका, उनको लाइक करने वाले लोग, दुनिया के हमारे जो खित्ते हैं पूरे दुनिया में,
हर जगह पे लोग मौजूद हैं जो मोदी जी से प्यार करते हैं। उनकी नीति, उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति और उनकी जो रक्षा नीति है, जो उनके अंदर सारा का सारा एक काम किया जाता है, वो बेहद शानदार तरीके से हो रही है। तभी तो हर मुल्क हमारी तरफ आज देख रहा है। और आज जिस तरीके से, मैं बहस का मुद्दा नहीं है, जिस तरीके से इकोनॉमी पे, हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, जो मेरा भी एक बड़ा फेवरेट विषय है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको लेके जो उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले वक्त में हम 5 ट्रिलियन तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये जो सोच है वजीर आजम की, वो भारत के 1.25 अरब जनमानस के लिए है, भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए है, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए। तो हम जितनी उनकी तारीफ करें, जितनी उनकी प्रशंसा करें, वो कम हो। हाँ दीपक, आपको कोई शक है क्या मोदी के नेतृत्व में सेना को फ्री हैंड मिलना, सेना के मनोबल को, उनके मोरल को और ज्यादा अप करना, अगर गलवान घाटी में देश के सैनिकों को नुकसान पहुंचता है तो फिर खुद सैनिकों के बीच में पहुंचकर उनकी हिम्मत को बढ़ाना, उनके जज्बे को सलाम करना और ये बता देना कि दुश्मन देश अब किसी भी तरह से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, इसमें कोई शक है आपको? देखिए, इसमें एक कोई भी शक नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी को शक नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे काबिल नेता है, इसमें कोई किसी को नहीं है। जनता को कैसे भाषण देना, मोदी जी को मतलब आप समझ रहे हैं ना, पिछले कुछ दिनों में ही सेना का मनोबल इतना ज्यादा हाई है, इतना ज्यादा जोश हाई है कि जो पिछले कई महीनों से विवादित टॉप बने हुए थे, ऊंची चोटियां थी, वहां हिंदुस्तानी सैनिक पहुंच गए, तिरंगा फहराया है। 10 सेकंड तो दे दीजिए, आप सबको 2-2 मिनट दे रहे हैं, मेरे को 20 सेकंड तो बनता है ना। नहीं, आप बोलिए, आपको मैं दे रही हूँ 2 मिनट। हाँ, 20 सेकंड दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी का मन की बात पूरा देश सुनता है। मोदी जी की रणनीति जो है यही है कि मन की बात करते रहो। आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी बैठे हैं, इनको गर्व हुआ था जब 1971 में इंदिरा गांधी ने देश पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, तब भी देश पूरा एक साथ खड़ा हुआ था। तब भाजपा के नेता पहन के घुमा। यासिर जिलानी जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे दीपक जी चुप थे। तब आपके अध्यक्ष हाफ पैंट पहन के घुमा करते थे, उस वक्त आपको गर्व नहीं हुआ था क्या? 1971 में भी यही सेना थी, यही देश था, यही कांग्रेस पार्टी थी। आज जब आपके काले कारनामे हम उजागर करते हैं, तब आप कांग्रेस पार्टी को गालियां देते हैं, तब आप कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही करते हैं, क्योंकि आपकी अपनी करतूतें ऐसी है। तो देश को मत बताइए, आप तारीफ अपनी मत करिए, अपने मुंह मुया मिट्ठू मत बनिए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे आप, 1 ट्रिलियन पे ला दिया है। आलू, टमाटर, प्याज और पेट्रोल के भाव सब 100 रुपए लीटर पहुंचा दिया, 100 रुपए किलो पहुंचा दिया। तो आप किस अपने इस बेशरम भरे चेहरे से बात करते हैं? पाकिस्तान दुश्मन है हमारा, दुश्मन रहेगा। पाकिस्तान को जब भी सेना को मौका मिलेगा नेस्तनाबूद कर देंगे, पाकिस्तान का एक टुकड़ा और कर देंगे हम, हमारी सेना पे हमें इतना भरोसा है। लेकिन आपकी चाल को हम कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि आप देश की बात करते हैं, देश की बात में आप जनता को बरगलाने की बात करते हैं। मेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, पाकिस्तान अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान नंगा देश है, क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। जो गधे बेच के अपना पेट पालते हैं, उनसे आप लड़ाई करके अपनी शाबाशी दिखाते हैं। तो जरा सीना ठोकना बंद करिए। चाइना को जवाब देते, गलवान में हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो उसमें आप कोई बातें नहीं करते। तो गधे पेट बेच के पेट पालने वालों से आप बहादुरी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेजर यहाँ पे जनरल बैठे हैं, साहब हमारे सरहदों पे हमारे प्रफुल्ल बख्शी सर, हालांकि पाकिस्तान तो कई बार बेपर्दा हुआ है, आज फिर से उसकी कायरता, उसकी बुज़दिली सामने आ गई है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, माहौल उसका उड़ रहा है। लेकिन चीन जिस तरीके से मतलब निकालता है, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, मतलब परस्त, मौका परस्त चीन उसकी दोस्ती पर यकीन बिल्कुल ना करे, उसके नाम पर अब उछलना और कूदना बंद करे पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान अब कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान चीन के चुंगल में फंस चुका है, अब वो निकल नहीं सकता। क्योंकि चीन को 5 लाख चीन के जो कर्ज तले दब गया है लोग हैं, 5 लाख चीन लोगों के पाकिस्तान में बस गए हैं जाके, और वो पे पूरा का पूरा CPEC के अंदर वो टोटल कंट्रोल है। $100 बिलियन का डेट है। पाकिस्तान इस समय चीन के पूरे शिकंजे में है, और किसी तरीके से चीन भी बड़ी सूझबूझ के साथ काम कर रहा है। वह लड़ाई नहीं पैदा करना चाहता, नहीं तो उसकी पूरी बिजनेस धरी धराई रह जाएगी। पर पाकिस्तान को पता चल गया है
अमेरिका ने, सारी कंट्रीज ने, अब सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया उसको, ईरान ने मना कर दिया है उसको, OIC में उसको मना हो गई है। मतलब हर जगह पाकिस्तान की जो है जो इमेज, उसका स्टॉक बिल्कुल गिर गया है। अब सिर्फ उसका कोलैप्स के दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी है, 1/3 जो है नवाज शरीफ की तरफ है और वो सपोर्ट कर रही है। कभी नवाज शरीफ को उंगली नहीं लगा सकते। भुट्टो को टांग सकते थे, भुट्टो सिंधी था, पर एक पंजाबी को नहीं कर सकते वो कुछ भी। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान की है सारी की सारी। हाँ। तो जिस ताकत पे उठे थे वही ताकत उनको लेके डूब रही है। हाँ। इस समय आर्मी को बहुत मुश्किल हो गया संभालना पाकिस्तान। बिल्कुल, और मुश्किल हालात से गुजर रहा है पाकिस्तान, और इन्हीं मुश्किल हालात में पाकिस्तान बेपर्दा भी हुआ है। ये वो पाकिस्तान है जहां कोरोना काल में एक्सपायरी डेट के फूड पैकेट्स बांट दिए जाते हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां की जनता भुखमरी की कगार पर है। लेकिन यहां फिर भी इमरान खान कहते हैं कि बेहतर है हम बाकी देशों से कम आईना अब भी देख ले तो बेहतर होगा, सत्ता बच जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की मुखालफत पाकिस्तान में हो रही है, इससे पहले कभी हुई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर, मेजर अली शाह सर और साथ ही साथ यासिर जिलानी और दीपक झा हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान बुज़दिल भी है, कायर भी है, और उसका इसी तरीके से बेपर्दा होना बार बार लगातार जारी है। ऐसे में वक्त रहते अगर चेत जाए तो जरूरी होगा। सीज फायर उल्लंघन बार बार, आतंकियों की घुसपैठ बार बार आतंक को पनाह देता है, फिर आतंक का निपटारा भी नहीं कर पाता और उसका अंजाम खुद ही अपने देश में भुगत भी रहा है।